बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है इश्क दी बाजी और इसकी राइटर है रेहाना आफ्ताब। आई नो इस चैनल पर मैं काफ़ी दिनों बाद नावल स्टार्ट कर रही हूँ और अभी तक रद्द नावल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसकी एपिसोड्स भी आप लोगों को साथ साथ मिल जाएंगी। और ये जो नावल है ये मेरी बड़ी आपी ने मुझे सजेस्ट किया है। मेरी जो बड़ी आपी हैं वो डाइजेस्ट नावल्स बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं, उन्हीं की वजह से मुझे ये इनका चस्का लगा है नावल्स का, क्योंकि वो डाइजेस्ट ख़रीदती थी तो मैं फिर पढ़ती थी। वैसे परमिशन नहीं थी पढ़ने की, मेरी बहनें बहुत लड़ती थी मुझे कि मत पढ़ो, अभी तुम बहुत छोटी हो ये वो, लेकिन मुझे तो पढ़ने थे, मुझे मना क्यों कर रही हैं। वो वही ना, जिस चीज़ से मना करें आपको वो ज़्यादा। और जब मैं स्टार्ट में पढ़ती मैं कहती यार ये कैसी दुनिया होती है, ये पता नहीं क्या स्टोरीज़ हैं। मुझे बड़ी ये स्टोरी वाली चीज़ें ये बड़ी फैसिनेट करती थी। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ डाइजेस्ट या इस तरह के नॉवेल्स पढ़ती थी, मुझे जासूसी नॉवेल्स, डरावने जो भी नॉवेल्स होते थे वो सारे बहुत अच्छे लगते थे। मैं सब पढ़ती थी, जासूसी, डरावने और बच्चों वाले जो होते थे, बच्चों की कहानियाँ होती थी अखबारात में जो भी। तो इस तरह की नॉवेल्स टाइप या स्टोरीज़ टाइप मुझे तो पहले ही बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो फिर ये आप ही भी डाइजेस्ट वगैरह पढ़ती थी, तो इनका एक जॉनरा था, मुझे तो नहीं पता था रोमांटिक और रोमांस वगैरह का। तब मैं बहुत ही छोटी थी। तब मैं कौन सी क्लास में थी, कोई होंगी मैं 6ठी 7वीं में, तब 6ठी 7वीं में ही शायद, हाँ। तो तब तो मैं बहुत ही छोटी होती थी। तो उसके बाद फिर एक दिन मेरी आपी कहती, मैंने कहा मैं फिर कब पढ़ूँगी, मेरी दरमियान वाली आपी ना, तो मैंने कहा मैं कब पढ़ूँगी, आप तो पढ़ती हैं, मैं फिर कब स्टार्ट करूँगी। तो आपी कहते कि जब तुम 10th कर लोगी ना तब। और मुझे बड़ा इंतज़ार होता था मैं कब 10th करूँगी, तब कब मैं मैट्रिक हो जाएगा, कब मेरा मैट्रिक होगा, मैं सुकून से पढ़ूँगी, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगी। तो वो बहनों ने तो इजाज़त दे दी 10 के बाद, लेकिन मेरे अब्बू ने ना, मैं पढ़ रही थी, मेरे अब्बू ने मेरे हाथ से छीना, उसके 2 टुकड़े किए, मतलब ऐसे जैसे डाइजेस्ट होता है ना, उसको फाड़ दिया, दरमियान से ही फाड़ दिया और उसको चूल्हे में फेंक दिया। और मुझे था यार अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरी वो छुट्टियाँ हो गई थी, मैं फ्री थी, तो मैंने कुछ तो काम करना था। मोबाइल तब था नहीं मेरे पास, मोबाइल मेरे पास कोई आया था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद आया था। तो तब मेरे पास मोबाइल नहीं होता था। 9th 10th में कोई छुट्टियाँ हुई थी तो मैं फ्री थी। तो मुझे था कि अब मैं क्या करूँ, मैं फ्री हूँ तो मुझे कुछ तो करना है। तो फिर ये मैं नॉवेल्स वगैरह मैंने क्या किया कि मैं अपनी फ्रेंड से सारे डाइजेस्ट इकट्ठे किए जो जो मुझे मिले। मैंने कहा यार मुझे नॉवेल चाहिए। मैं फिर किसी से नॉवेल्स लिए, किसी से वो अखबारात होते थे, वो पता नहीं उनको क्या बोलते हैं यार, संडे मैगज़ीन्स वगैरह, वो मैंने लेने, क्योंकि उनमें स्टोरीज़ होती थी बहुत ज़्यादा, वो वाले लिए। जासूसी नॉवेल्स लिए बहुत सारे। और फिर जब कुछ भी नहीं होता था पढ़ने के लिए ना, तो फिर मैं सिलसिलेवार नावल शुरू कर देती थी। आगे एपिसोड तो होती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कहती थी कुछ ना कुछ पढूं। तो फिर तब जब उसके अगला पार्ट नहीं होता था, मैं सोचती थी यार इसके आगे क्या हुआ होगा, क्या होता होगा। तब इतनी अप्रोच नहीं थी चीज़ों की यार, तब तो बहुत ही मुश्किल था। मतलब लगता था कभी वो डाइजेस्ट नहीं मिलेगा, कभी कुछ नहीं होगा। इतनी स्टोरीज़ मैंने ऐसे ही छोड़ दी, याद ही नहीं कि क्या हुआ ये वो। तो अब जब मैं सोचती हूँ यार कितना फास्ट दौर हो गया है कि देखो चीज़ें ना, जो चीज़ नहीं मिल रही होती ना वो आपको ज़्यादा फैसिनेट कर रही होती है। जो चीज़ें आपको चाहिए जल्दी जल्दी में, आपको होता है कि यार हमें ये ज़्यादा उसकी हो रही होती है। तो लेकिन वो चीज़ें जब नहीं मिलती ना तो उसका भी एक अलग ही होता है। जब इंतज़ार के बाद वो चीज़ें मिलती हैं ना तो उसका अलग ही मज़ा है। अब लोगों को वो फीलिंग्स नहीं आ सकती जो हमें फ़ील मतलब करते थे। आज की जनरेशन को वो वाली पता नहीं चल सकती। अभी तो आप लोगों ने गूगल किया, हर जल्दी लोग कर देते हैं। जनवरी का मैगज़ीन आपको मिल जाता है, हर चीज़ मिल जाती है यार। तो वह तब ऐसा नहीं था, तब हम लोग इंतज़ार करते थे। मेरी आपी 1-2 साल, आपी 6 महीनों बाद जाती थी हर दफ़ा, तो डाइजेस्ट ले आती थी पूरे 6 मंथ के। इतने बंडल भर भर कर आते थे हमारे घर में। तो इतने दिन इंतज़ार करना पड़ता था, हमने भी किया। लेकिन आप लोगों से 1 महीने का इंतज़ार नहीं होता यार, 1 दिन का इंतज़ार नहीं होता। तो आप लोग बड़ी फास्ट जनरेशन हो यार, आप लोगों से क्या ही। अगर आप लोगों को एक दिन में स्टोरी ना, आप लोग तो कोई दूसरा चैनल ढूंढ लेते हो और वहाँ पर जाकर सारा नावल एक ही दिन में सुन लेते हो। ये तो आप लोगों के हालात हैं, तो क्या ही किया जा सकता है। तो
इतना बोलने का मकसद ये था कि अभी मैं फ्री हूँ, मेरी कोशिश यही होती है अगर मैं इस नावल को स्टार्ट कर रही हूँ तो इसको कंप्लीट करूँ। लेकिन समटाइम्स कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि आप नहीं कंप्लीट कर पाते हो। इट्स नॉर्मल यार, मैं भी इंसान हूँ, मैं कभी कमिटमेंट करती हूँ तो उसको नहीं कर पाती। लेकिन मेरी हमेशा हमेशा कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉवेल्स प्रोवाइड करूँ, अच्छे से अच्छे नॉवेल्स प्रोवाइड करूँ, और मैं इसी में ही लगी रहती हूँ। और इसके अलावा मैंने बहुत बिज़ी भी हो जाना है। लास्ट ईयर है मेरा, मैं पहले कहती थी, मुझे याद है जब मैं बीएस में थी तो मैं कहती थी लास्ट ईयर है मेरा, अब नहीं सुनाऊंगी मैं आप लोगों को, अभी मैंने बहुत इंजॉय करना है, ये करना है वो करना है। अब मेरा लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर तो खैर नहीं कह सकते, लास्ट सेमेस्टर कह लीजिए आप, लास्ट सेमेस्टर है मेरा एमफिल का। तो अब उसमें क्या है कि ऑफ कोर्स थीसिस वगैरह का काम होता है, ये सारा काम, ये रिसर्च वगैरह का, तो इसमें बस आपको टाइम देना होता है इन चीज़ों को। लेकिन आपको हर चीज़ को साथ लेकर चलना है, ये वक्त तो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अब ऐसा है कि मैं अगर फ्री हूँ तो मैं इस चीज़ से भी फ़ायदा उठा रही हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉवेल्स प्रोवाइड कर लूँ, रिकॉर्ड करके रख दूँ और टाइम टू टाइम आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूँ। तो इसीलिए फिर मैं इस नावल को स्टार्ट कर रही हूँ, और मेरी आपी ने सजेस्ट किया है कि ये बहुत ज़बरदस्त है, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग मिस मत कीजिएगा, सिर्फ इस वजह से कि मैं आप लोगों को अगर नावल आगे पीछे हो जाता है, वैसे तो नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई नावल अच्छा होता है तो मेरी यही होती है कि जल्दी जल्दी पढ़ लो यार जल्दी, और फिर मैं आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी प्रोवाइड भी करती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि आप लोगों को भी ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। क्या जैसे कि मैंने तेरी जुल्फ़ के सर होने तक नावल एक स्टार्ट किया था इकरा सगीर अहमद का, उसको मैंने जल्दी कंप्लीट कर लिया था क्योंकि मैंने उसको जल्दी पढ़ लिया था। तो वो भी मैंने एक एक दिन में 3-3 एपिसोड्स दिए मैंने। तो अब इसका भी यही करेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म ही करना है हमने। और मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग जानते ही होंगे मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मुझे उसमें कुछ सीखने में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं है कि बस मुझे ये है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ तो मुझे करना है। आई नो मैं परफेक्ट नहीं कर सकती, आप लोगों को पता नहीं पसंद आए नहीं आए, मैं अपना फेस रिवील नहीं कर सकती, लेकिन बाकी आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को मैंने कुछ टूर वगैरह करने हैं यूनिवर्सिटी के या फ्रेंड्स के, हम लोगों ने करने हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों के साथ मैं उसमें रहूँ। और मुझे नहीं पता, हो सकता मैं अपने नावल वो व्लॉगिंग के चैनल का नाम चेंज कर दूँ, वैसे तो अभी व्लॉग्स फॉर एवर रखा हुआ मैंने, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसका नाम एस्थेटिक रख दूँ, क्योंकि एस्थेटिक नादिया के नेम से मेरा इंस्टाग्राम भी है, वहाँ पर भी मैं एक्टिव हूँ, आप लोग वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो करो, और ताकि वहाँ पर एक्टिव ऑडियंस हो, जो भी मेरे साथ मतलब डेली बेसिस पर हो, मैं आप लोगों के साथ वहाँ पर शेयर करूँ। तो आप लोग वहाँ पर भी फॉलो करो, और बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं वहाँ पर सब जगह सब्सक्राइब भी करो, फॉलो भी करो। और व्लॉग्स फॉर एवर या जो भी एस्थेटिक नादिया उसके नेम से जो भी चैनल है, सजेशन में आप लोगों को मिल जाएगा, नहीं तो नॉवेल्स फॉर एवर पर जाकर आप लोग देख सकते हो कि मैंने वहाँ पर ऐड किया होगा अदर चैनल्स में, तो आप लोग जाकर फॉलो कीजिए। और वहाँ पर मेरे कुछ व्लॉग्स आ चुके हैं, इन डेट्स में तो आए हुए हैं, वो स्टार्ट में थे, उसमें मैं ट्राई कर रही थी कौन सा बेस्ट रहेगा, किस तरह से मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ या किस तरह से मेरे लिए ईजी होगा आप लोगों को व्लॉग देना, तो मैं बस वो ट्राई कर रही थी। अब मुझे जो उसमें बेस्ट लग रहा है, जो मुझे बेस्ट लगेगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। तू ठहरा मसलियत पसंद और मैं मौज हवा से लड़ने वाली। बहुत कुछ पढ़ा था इश्क के बारे में और बहुत से किस्से भी सुन रखे थे, लेकिन जब बरतना पड़ा तो एहसास हुआ कितना जाँ घुसल है, कितना कारी वार है इसका। कोई लम्हों में रूह का रिश्ता इस गहराई से बांध ले कि उसकी तंग पकड़ से रिहाई का ख्याल ही जान निकाल दे। रोज़ लड़ना, फिर उस लड़ाई को याद करके हंसना और अकेले अकेले रोकर एक दूसरे को सब ठीक है कहना, ये इश्क ही तो है जो किसी का साया तक देखकर जान लेने और देने के दर पे हो जाता। जलाने सताने को, अपनी रैपों को साइड पे रख के फजूल हरकत करना, नाराज़गी में ट्रैवलिंग की एक एक तस्वीर लगाकर बिना बताए अबू ज़हबी जाके बैठ जाना, और कोई राब्ता ना करने पे खुद ही मैसेज करना, तेरी याद आ रही है, मेरा दिल नहीं लग रहा है इधर, मुझसे बात कर। और इस एक जुमले पे सारी नाराज़गी भूल कर एक हो जाना, साथ हंसना, साथ रोना। आ रहा हूँ, तू नाराज़ होती है, तू करता हूँ फजूल हरकत, जो किसी की नहीं सुनता उसे इतनी बातें सुनाती है। कुछ भी कर लूँ तेरे बिना नहीं रह सकता,
कभी भी उस दीवानगी के बाद बाकी कुछ नहीं बचता। 2 दीवाने जो खुद को दांव पे लगाए बैठे हैं। वक्त कब बदलेगा, नसीब कब पलटेगा, हालात साजगार होंगे या नहीं, इश्क को मंजिल मिलेगी या नहीं, लेकिन ये इश्क जिस्म से रूह निकलने के बाद भी ख़त्म नहीं होगी। वाह वाह, बेहद खूबसूरत लाइंस पढ़कर वो मशहूर सी हो गई थी। किताब को का कोना लबों से पे लगाती वो कुछ सोचने लगी थी। कितने खुशकिस्मत होते हैं ऐसे लोग जो मोहब्बत की वादियों में एक साथ सफ़र करते हैं। वो तकिया सीने से भींचती, खुद कलामी करते किताब साइड पर रखकर रश्क की कैफियत में घरकती। तभी सन्नाटे में 4WD का हॉर्न गूंजने लगा। वो एकदम से चौंक कर तकिया बेड पर फेंकती अपने रूम से मलहक बेल्कनी में आ खड़ी हुई। इतनी रात को किसकी सवारी आई है? उसने गर्दन मोड़कर वॉल क्लॉक की सिम देखा जहां घड़ी 3 बजने का अंदिया दे रही थी। उसने पलटकर मेन गेट की तरफ देखा। हॉर्न का शोर एक बार फिर फिजा में गूंजा था। तभी वॉचमैन दरवाजे के करीब ही बने अपने कमरे से आंखें मलता बरामद हुआ और भागते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। गाल आने वाला बेसब्रा था। तभी हॉर्न पे हाथ रखकर शायद उसे हटाना भूल गया था, लेकिन तब तक आहिनी और मजबूत गेट वाह हो चुका था। नींद के नशे में धत वॉचमैन उस देवहिकल दरवाजे को वाह करने की कोशिश में हाँप घिसा गया था। गेट खुलते ही तेज रोशनी से सारा मंजर जैसे रोशन हो गया था। इशाल की आंखें तेज रोशनी से चंदेहा सी गई थी। 4WD जन से दाखिल हुई थी। वॉचमैन गेट बंद कर रहा था कि 4WD का दरवाज़ा खटाक से खुला। ब्लैक चमचमाते मजबूत जूतों वालों ने लाल ईंटों से मज़य्यन फर्श पर कदम रखा। इशाल ने आंखें मलकर नजरें दोबारा जमाई। अगले ही लम्हे समहान अफंदी को देखकर चौंक गई। इतनी रात को ये आ कहाँ से रहा है? शाम तक तो घर पे था। वो बुड़बुड़ाकर होंठ सुकेड़ती उसी सिमत नजरें जमाए खड़ी थी। वो ब्लैक जीन्स और ब्लैक ही जैकेट में मलबूस था। जैकेट की खुली सिल्वर जिप रोशनी से चमक रही थी। लाइट ब्राउन बालों की चमक दूर से ही नजर आ रही थी। वो गालबन वॉचमैन के सो जाने पे उसकी क्लास ले रहा था, क्योंकि हवेली में डे एंड नाइट अलग अलग वॉचमैन होते थे। वॉचमैन को मुस्तैद रहने की हदायत थी। हवेली को अपने कांधों पे चलाने वाला आधी रात को तशरीफ लाकर वॉचमैन बेचारे की क्लास ले रहा है। चंद सानिए बाद वो उसे राहदारी की तरफ मुड़ता नजर आया। वो बिल्कनी से हटकर सीढ़ियों की तरफ आ गई, क्योंकि उन्हीं सीढ़ियों से गुजरकर समहान आफंदी को अपने कमरे की तरफ जाना था। चल लम्हों में ही सीधे हाथ में बैग लिए बाएं बाजू पे जैकेट डाले जो थोड़ी देर पहले उसके तन पे सजी हुई थी, गालबंद सीढ़ियाँ चढ़ते उतार कर बाजू पे मुंतकिल कर ली थी। हाफ स्लीव्स टी शर्ट में उसके बाजू के कट्स नुमाया थे। स्टाइल तो ख़त्म है कमबख्त पे। वो उसकी ऊंची नाक को देखते मुंह टेढ़ा कर गए। समहान अफंदी की नज़र ग्रिल से लगी क्या इशाल पर पड़ गई। उस पर एक नज़र डालकर वो दोबारा सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। इशाल उस वक्त मल्टी कलर के घेरदार शलवार और वाइट टी शर्ट में मलबूस, गले में मल्टी कलर का स्कार्फ लिए खड़ी थी। हनी कलर्ड बालों की लिटे चेहरे और शानों पे बिखर कर उसे हसीन तरीन बना रही थी। समहान अफंदी चुपचाप खामोशी से उसके पास से गुजर कर आगे बढ़ने लगा तो इशाल सुलग गई। कहीं से आते हैं तो सलाम करते हैं। वो चोट करना ना भूली। वैसे भी हर वक्त दोनों की ठनी रहती थी। दोनों ही एक दूसरे को चिढ़ाने और सताने का मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। अस्सलाम वालेकुम फर्माबरदारी से हुक्म की तामील करता वो बिना रुके आगे बढ़ गया, जैसे जल्द से जल्द उससे पीछा छुड़ाना मकसूद हो। वाल सलाम, कहाँ से आ रही है सवारी? इतनी रात गए? वो कौन सा उसके हस्बे मंशा चलती थी जो जान छोड़ देती। फ़ौरन पीछे लपकी। चकवाल गया था, वहीं से लौटा हूँ। वो लंबे लंबे डग भरता आगे बढ़ रहा था। क्या कुत्ते पीछे लगे हैं? 2 मिनट रुक कर सुकून से बात नहीं कर सकते तुम? इशाल उसके पीछे भागकर हाँफने लगी थी। कितनी बार कहा है, आप कहा कर बड़ा हूँ तुमसे। उसकी बात को काबिल एतना जाने बिना उसने गर्दन मोड़कर उस पर एक फहमाइशी नज़र डाली। बड़े हो तो होते रहो मेरी बला से। मैंने कहा था दुनिया में मुझसे पहले आओ। उसकी तनबीह को हमेशा की तरह रद्द करते मुंह बनाकर कहा। समहान अफंदी ने लंबी सांस भरकर कदमों की रफ्तार मजीद तेज कर दी थी। नतीजतन इशाल को भी भागते हुए उससे गुफ्तो शनीद करना पड़ रही थी। निकले कब थे? शाम तक तो तुम घर पे ही थे। वो इंक्वायरी कर रही थी। 5 बजे निकला था। समहान अफंदी ने उसकी उलझन सुलझाई। उसे खबर थी मालूमात लिए बिना वो उसकी जान नहीं छोड़ेगी, इसलिए शराफत से जवाब दे रहा था। क्यों गए थे? अगला सवाल हुआ। कभी कभी समहान अफंदी का दिल चाहता कि उस बेचैन रूह के माथे पे बड़ा सा सवालिया निशान रेड मार्कर से बना दे, या कम अज़ कम उसकी ज़बान को ताला लगा दे, मगर वो सिर्फ सोच ही सकता था, वो भी एहतियातन। अगर जो उस मक्खी के छत्ते जैसी शाल को भिनक भी पड़ जाती तो वो इस बुरी तरह चिमटती कि क्या ही मक्खियाँ चिमटती होंगी। ताया जान ने भेजा था। समहान अफंदी ने चौधरी फिरोज़ का हवाला दिया।
ये तवील राहदारी थी जिसके काफ़ी आगे जाकर समहान अफंदी का कमरा था। ये पुरसुकून गोशा उसने खुद अपनी पसंद से मुंतखब किया था। 3 बज गए और इस वक्त लौट रहे हो? इतनी लॉन्ग नॉन स्टॉप ड्राइव करके आने जाने की क्या ज़रूरत थी? सुबह आ जाते। जाने शाल को कैसे उसकी बेआरामी का ख्याल आ गया। 10 बार कहा है रात को सफ़र ना किया करो, हज़ार बलाएं होती हैं रास्तों में, ऊपर से ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्ते। उसने क्लास ली। बेफिक्र रहो, मैं बला प्रूफ हूँ। इतने सालों से हवेली में तुम्हारे साथ हूँ, कुछ हुआ मुझे? वो लब दबाए उस पर एक मुस्कुराती नज़र डाल के रह गया। शट अप। वो घर आई। उसकी मुस्कुराहट मज़ीद फैल गई। रोक तो वो लोग भी रहे थे, लेकिन सुबह वालिद मोहतरम को मुझसे काम था, इसलिए आना पड़ा। और ना तुम्हारे हुक्म की तामील करता। वैसे भी आने का दिल किस कमबख्त का चाह रहा था। समहान अफंदी ने गर्दन मोड़कर उसे देखा जो उसके साथ चलती बेहाल हो चुकी थी। हाँ, इतने ही तो फर्मा बरदार हो मेरे, उसने चिढ़कर कहा। वो शायद जोश में उसकी आखिरी बात को संजीदगी से नहीं ले पाई थी। समहान अफंदी ने शुक्र अदा किया। 8-10 घंटों की मुसलसल ड्राइव के बाद तुमने कुछ खाया भी है या सिर्फ हुक्म की तामील ही करते रहे? और क्यों आने का दिल नहीं चाह रहा था? ऐसे कौन से हीरे जुड़े हुए थे वहाँ? आखिर फिक्रमंदी के बादल छटे तो उसकी गिरफ्त में वो जुमला आ ही गया। समहान अफंदी ज़हनी तौर पर गोलाबारी सहने के लिए तैयार हो गया। जहाँ गया था उन्होंने काफ़ी तवाज़ो की। उनकी बेटी ने चिकन कढ़ाई बहुत लजीज पकाई थी, खुद सर्व कर रही थी। समहान अफंदी ने सच्चाई से गोश गुजार कर दिया। वहाँ लड़की भी थी? इशाल ने अबरू अचकाया। हाँ तो इसमें हैरानी की क्या बात है? समहान अफंदी के कदम रुक गए। इसीलिए आने का दिल नहीं चाह रहा था? वो हामते हुए उसे घूर रही थी। उसके रुकने पे शुक्र का सांस लिया। मैं भी, वो पुरसोच अंदाज में होंठ सुकेड़ कर बोला। तो फिर आए क्यों? बैठे रहते वहाँ ताकि वो तुम्हें रोज़ चिकन कढ़ाई सर्व करती। वो चुलबुलाई। कहा ना वालिद मोहतरम की वजह से आना हुआ। अगली बार फुर्सत से जाऊँगा 3-4 दिन की छुट्टी गुजारने। वो उसकी जान सुलगाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। क्यों जाग रही हो इतनी रात गए? समहान अफंदी ने कलाई में बंधी खूबसूरत ब्लैक घड़ी में टाइम देखा। पागल हूँ, इसलिए जाग रही हूँ। उसे जाने क्यों गुस्सा आने लगा। इतला पुरानी है, लेकिन मैं पागल नहीं। बकौल तुम्हारे लॉन्ग ड्राइव की है, इसलिए मुझे वाकई थकन हो रही है। अगर तुम्हारे सवाल नामे में मज़ीद सवाल रह गए हों तो सुबह पर्चा लेकर आ जाना। अभी मुझे मेरे कमरे में जाने की इजाज़त दे दो। समहान अफंदी ने उसका चेहरा बगौर देखकर आजिज़ी से कहा। इशाल ने चौंक कर देखा। वो दोनों कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े थे और वो मुंतज़िर था कि इशाल जाए तो वो भी अपने कमरे को रौनक बख्शे। पिछले दिनों तुमने कमरे की नई इंटीरियर करवाई थी, दिखाओ कैसा लग रहा है कमरा। मैंने देखा नहीं अभी तक। उसे जैसे अचानक याद आ गया। सब ने ही तो तारीफ़ की थी, मगर इत्फाक था जो वो महरूम रही थी देखने से कि वो हर वक्त तो कभी इधर कभी उधर नज़र आता था। अभी नहीं, अभी जाकर सो जाओ। समहान अफंदी ने तवील सुनसान राहदारी पे एक नज़र डाली। हवेली के पीछे जंगल थे जहाँ से जानवरों की आवाज़ें वक्फे वक्फे से आती रहती थी। क्यों अभी क्यों नहीं? इशाल ने ज़िद्दी लहजे में पूछा। मुनासिब वक्त नहीं। समहान अफंदी ने एक नज़र उसके सरापे पर डाली और अगले ही लम्हे फिर उसकी नज़र राहदारी का जायज़ा लेने लगी। तहज्जुद का वक्त था। दाज जान, दी जान या कोई भी उस वक्त उठ सकता था और उन्हें यूं बेफिक्री से गुफ्तो शनीद करते देखकर पूछकश भी हो सकती थी। पहले दोनों कज़न थे, मगर हवेली में इतनी आज़ादी नहीं कि औरतें यूं मर्दों से बेतकल्लुफ़ होकर रास्ता रोक के खड़ी बातें करें। हवेली की तमाम ही औरतें चौधरी हशमत के असूलों पे चलती थी, यहाँ तक कि उनके शहरी पोते पोती भी जब हवेली आते तो इस माहौल के मुताबिक चलते थे। मगर वो इशाल ही क्या जो किसी असूल को खातिर में लाए। उस वक्त भी वो जिरह कर रही थी। क्यों मुनासिब नहीं? तुम कोई गैर हो, फर्स्ट कज़न हो मेरे। तुम्हारे कमरे की इंटीरियर देखने में क्या बुराई है? वो पैर पटक के ठनकी। समहान अफंदी का जी चाह उस लड़की का सर फाड़ दे। उसकी मोटी अकल में कोई बात घुसती जो नहीं थी कि इतना कुछ पहले जो भरा हुआ था, जिद, गुस्सा, मनमानी, इनकार, तो जैसे सुनना गुनाह था उसकी लोगत में। रात के 3:30 बजे किसी ने हम दोनों को इस तरह राजो न्याज करते देख लिया तो गोली मार देंगे। सो बेहतर यही है कि तुम जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। और मेरे कमरे में कोई एटमी नुस्खा नहीं पड़ा जिसकी प्रोटेक्शन के लिए मुझे लॉक की ज़रूरत पड़े। रूम अनलॉक ही होता है, सुबह आकर देख लेना। मेरी गैर मौजूदगी में भी इजाज़त है, लेकिन अभी जाओ अपने कमरे में। समहान अफंदी ने उसके सभी चेहरे पर नज़रें जमा के एक एक लफ्ज़ पे जोर देकर उसे मौके की नज़ाकत का एहसास दिलाया। इशाल को भी जैसे अपने हुलिये का एहसास हुआ। उसे ध्यान नहीं रहा था। वाकई अगर अभी चौधरी हशमत या शाहजर शमहून में से कोई भी इस हुलिये में देख लेता तो ठीक ठाक उसकी क्लास हो जानी थी।
हवेली की औरतों को आज भी इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो मॉडर्न कपड़े पहनकर हवेली में घूमे। ये तो इशाल थी जो हर रिवायत के परखशे उड़ा देती थी। समहान अफंदी के एहसास दिलाने पे उसने टी शर्ट के गले में हार डालकर स्कार्फ को ज़रा सा खींचा। कोशिश किया करो हवेली के असूलों पे चलने की। शाइना को ही देख लो, कराची जैसे मॉडर्न शहर में रहती है लेकिन हवेली में आती है तो यहाँ के तौर तरीकों के हिसाब से चलती है। समहान अफंदी ने चौधरी बख्त की बेटी शनाया की मिसाल दी जो इन दिनों हवेली में रह रही थी। मुझे किसी को नहीं देखना सुनना, मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल चाहता है, वो उसकी बात काटकर कतियत भरे लहजे में कहकर पलट गई। समहान अफंदी ने एक नज़र उसकी पुश्त पर डाली और अगले ही लम्हे अपने कमरे के लॉक पे हाथ रखकर उसे घुमाने लगा। उसे खबर थी उस सरफिरी को कुछ भी कहना फजूल है, वो वही करती थी जो उसका दिल चाहता था। शाह शमून अपने मनपसंद चहेते सुल्तान की पुश्त पे सवार था। सुल्तान भी उसे अपनी पीठ पे सवार किए ट्रक ट्रक किए दौड़े लगाया जा रहा था। ब्लैक शलवार सूट में मलबूस ब्लैक चादर को दोनों बाजुओं से गुजारकर पीछे डाले उसकी वजाहत ही निराली थी। वो खेत में काम करने वाले लोगों को देख रहा था। तभी चीखों पुकार का बाजार गर्म हुआ था। मर्द भागने लगे और औरतें चीखों पुकार कर रही थी, अरे बैल बच्चे को कुचल देगा। हजूम में कोई चिल्लाया था। खेत में काम करने वाली औरतें बच्चे भी साथ लाती थी। जाने किसका बच्चा था जो खेत के बीचों बीच जा पहुंचा था। बच्चे सारा दिन इसी तरह खेलते कूदते रहते थे और माएँ आराम से काम करती, उन्हें आवाज़ें भी लगाती रहती थी। सूरत हाल उस वक्त कुशीदा हो गई थी जब एक बदमस्त बैल सरपट दौड़ता उसी तरफ आता नजर आया। तमाम लोग बैल की टक्कर से बचने के लिए अपने अपने बच्चों को खौफजदा होकर साइड पर कर रहे थे। 4 साला बच्चा खड़ा बैल को देख रहा था। ये बैल नस्र के थे जो हल जोतने में इस्तेमाल होते थे। उसके पास कई बैल थे जिन्हें उसने आते हुए ट्यूबवेल के करीब पानी देते पीते देखा था। ये यहाँ कैसे आ गया? शोर बढ़ता जा रहा था। बच्चे की माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए पछाड़े खा रही थी। उसे दूसरी औरतों ने पकड़ के रखा था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे दौड़कर बैल के सामने से बच्चे को हटा ले। बैल की रफ्तार और उसकी नोकीली सींगों को देखकर सबको अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। शाजिर शमून सुस्ती से खड़े सुल्तान की पीठ पर सरत से सवार हुआ था और उसका बरसों पुराना साथी उसका इशारा पाते ही हवा से बातें करने लगा। अजीब मंजर था। बैल सरपट दौड़े चला आ रहा था। शाजिर शमून का सुल्तान उसके ऐन सामने सफ़र कर रहा था। उन दोनों के बीच बच्चा खड़ा था। बैल चंद कदमों के फासले पर रुक गया था। अब उसकी निगाहें सुल्तान और सुल्तान की पीठ पे सवार शाजिर शमून पे थी। इससे पहले कि बैल दाएं तरफ सींग मारकर बच्चे को कदमों तले कुचल देता, ऐन वक्त पे शाजिर शमून ने उसे बाएं तरफ जल देकर तेजी से झुककर बच्चे को उठाकर अपने सामने बिठाया तो उससे दुगनी तेज रफ्तारी से मुड़कर बैल के नथनों में डाली रस्सी पकड़कर सुल्तान का रुख मजबूत पेड़ की तरफ कर दिया। अगले ही पल पेड़ के गिर्द 2-3 चक्कर लगाते उसने बैल को नकील डाल दी। बैल आज़ादी के लिए जोर आजमाई करने लगा मगर शाजिर शमून की लगाई गिरहें इतनी कमज़ोर नहीं थी जो आसानी से खुल जाती। सब ने बिना पल के झपके ये सारा मंजर देखा था। बैल 2-3 चक्कर लगाने के बाद थक कर सस्ताने लग बैठ गया था। बच्चे की माँ और सब लोग तेज़ी से भागते हुए आए थे। बहुत शुक्रिया शाह, बच्चे की माँ शुक्रगुजार हुई। मुतपकी नज़रों से सुल्तान की गोद में सवार अपने बेटे को देख रही थी। शाजिर शमून ने बच्चे के साथ सुल्तान की पीठ से छलांग लगाई। खौफजदा है, इसे देखिए, बच्चा उसकी माँ के हवाले करते उसने उसकी सहमी हुई शक्ल की तरफ तवज्जो दिलाई। बच्चे की माँ वफूर जज्बात से बच्चे को चूमने लगी। शाजिर शमून ने दिलचस्पी से यह मंजर देखा। आपने ऐन मौके पर जान बचा ली। सब उसके गुण गा रहे थे। बिलाशुबा गांव में सब भी उसे बहुत पसंद करते थे। भले वो अखरबद दिमाग मशहूर था मगर बला का मुनसिफ, कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी पसंद नहीं करता था। हर कोई अपने मसाइल उसी से कहता था। इससे पहले सब चौधरी हशमत के पास जाते थे लेकिन जब से वो चौधरी हशमत का बाजू बना था सब उससे ही राब्ता करते थे और उसकी इंसाफ पसंदी के कायल भी थे। गो के फैसले अब भी ज़्यादातर चौधरी हशमत ही करते थे और उन्हें अमल में लाने का फरीज़ा शाजिर शमून करता था। गरीबों के लिए एहसास, उनके लिए दर्द उसे सबकी नज़रों में मोतबर करता था। हर कोई उसकी मुदसराई करते नज़र आते थे। मेरा बैल नसर भी दौड़ता हुआ आया। उसे खबर मिल गई थी कि बैल उधर आ निकला है। तुम्हारा बैल खेतों में कैसे घुस आया नसर? नसर से बाज पुरस करते उसके चेहरे की सुर्खी और भी गहरी हो गई थी। शाह, मुझे नहीं मालूम, मेरे बैल तो पानी पी रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि बैल भटक कर इधर आ निकले और किसी की जान लेने की कोशिश करें। नसर ने गड़बड़ाकर सफाई दी। फिर आज कैसे हुआ? खेतों का जो नुकसान हुआ सो हुआ। अगर आज इनमें से किसी की जान जाती तो पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करता? शाजिर शमून गैज़ो गज़ब से धाड़ा।
मुझे गोली मार देते। मुझे खबर है शाह, मगर यकीन करें मुझे खुद हैरत है, मेरे बैल बहुत सुधाए हुए हैं। नसर को उसके तेवरों के सामने सफाई देना मुश्किल लग रहा था। वीरे, बैल को मंजू ने तंग किया था। मंजू ने जलती सिगरेट बैल की टांगों पे लगाई थी, तब बैल भागा था। मजमे में से 10-11 साला बच्चा 8 साला बच्चे को सामने लाकर कहानी के मरकजी किरदार को बेनकाब कर रहा था। शाजिर शमून की नज़रें दोनों बच्चों पे पड़ी तो रुख उनकी तरफ फेर गया। इधर आओ दोनों। उसके इशारा करने पे दोनों बच्चे करीब चले आए। ये ठीक कह रहा है? जिस बच्चे की शनाख्त मंजू के नाम से की गई थी उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने किया, जो मारे डर के सर झुकाए खड़ा था। सच बोलोगे तो कुछ नहीं कहूँगा, इनाम भी दूंगा, लेकिन झूठ कहा तो इसी बैल के ऊपर बिठा दूंगा। शाजिर शमून ने कदरे झुककर कहा। हैदर सच कह रहा है, बच्चे ने बारीक आवाज़ से एतराफ़ कर लिया। वो भी उसकी दहशत से वाकिफ था, जानता था जो कहता है कर गुजरता है। उसे बैल पे नहीं बैठना था, तभी सच बता दिया। सिगरेट कहाँ से आई तुम्हारे पास? एक और सवाल पूछा। वीरे ये सुट्टे भी लगा रहा था, मुझे दिखा रहा था कि देखो 2 उंगलियों से पकड़कर सुट्टा लगाते हैं और फिर मुंह से धुआं निकालते हैं। शिकायती बच्चा एक बार फिर सरगर्म हुआ और मासूम मुजरिम सर मजीद सीने तक झुका गया कि अब तो उसकी खैर नहीं। सिगरेट कहाँ से मिली बताओ? शाजिर शमून का सवाल और उसकी गिरफ्त बच्चे से सच उगलवा गए। यहाँ खेत से मिली थी, मैं लेकर भाग गया। 2-3 कश लगाकर उसे दिखाया और फिर सोचा बैल के लगा कर देखूं क्या करता है। मुझे माफ़ कर दो वीरे, मैं अब कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मंजू सारी बात सच्चाई से बताकर झट कान पकड़ गया तो शाजिर शमून के लबों पे मुस्कुराहट फैल गई। एक बार फिर सुर्खी उसके चेहरे पर फैल गई थी। अच्छे बच्चे चॉकलेट खाते हैं, फिर से दोबारा ऐसी हरकत की तो इसी सिगरेट से तुम्हारी टांगें जलाऊंगा। कैसे उछलोगे पता है ना? शाजिर शमून ने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर वॉलेट निकाला और उसमें से 100-100 के 2 नोट निकालकर दोनों बच्चों को थमाए। जाओ चॉकलेट ले लो, इनाम है तुम दोनों का। सच्चाई जो बताई। दोनों पैसे लेकर उछलते कूदते चले गए। आज से काम करते हुए मुझे कोई सिगरेट पीता नजर ना आए। जिसे पीनी हो वो 2 मिनट का वक्फा लेकर तन्हाई में जाकर अपने जिगर को जला सकता है। किसी की बेध्यानी में जलती सिगरेट मुझे फिर से नजर आई तो उसी दिन से छुट्टी। समझ आ गई सबको? बच्चों को मुस्कुराती नज़रों से देखते वो पलटा तो उसकी सपाट और घसीली ज़ोरदार आवाज़ ने सब पे खौफ तारी कर दिया। मरते क्या न करते के मसादिक हाँ में सर हिलाया कि उसके असूल अक्सर उनके फ़ायदे के लिए ही होते थे और अभी भी जो नुकसान होने से बच गया इसमें भी उनका ही कसूर था। जलती सिगरेट उठाकर बच्चे की हरकत ने कोहराम मचा दिया था। कहीं बच्चों की जान जा सकती थी। वो मैं अपना बैल ले जाऊँ? नसर घबराया। हाँ शौक से। शाजिर शमून बैल की तरफ इशारा करते बजते हुए सेलफोन की तरफ मतवज्जे हुआ था। सेलफोन कुर्ते की जेब से निकालते उसने सबको काम की तरफ मतवज्जे किया। मजमा मुंतशिर होकर लोग अपने अपने कामों की तरफ बढ़ गए थे। जी दाजान। उल्टे हाथ से सुल्तान की लगाम थामते सीधे हाथ से सेलफोन कान से लगाए वो वॉक करते बात कर रहा था। सधाया हुआ सुल्तान अपनी मखसूस चाल में उसके पीछे चला आ रहा था। जी खेतों में हूँ। दूसरी तरफ चौधरी हशमत थे। उससे पूछा था कब तक फारिग हो जाओगे? चौधरी हशमत ने दरियाफ्त किया। 1 घंटा मजीद लगेगा दाजान। भुट्टे की फसल चेक करनी है, अगर तैयार हुई तो कल से कटाई का काम शुरू करवाऊंगा। फारिग होते ही हवेली आकर मुझसे मिलो। चौधरी हशमत ने हुक्म सादिर किया। जी दाजान, मैं जल्दी आता हूँ। वो सआदतमंदी से जवाब देकर एहतरामन लाइन पे ही था ताकि चौधरी हशमत खुद ही लाइन मुनक़ता करे। वो ये गुस्ताखी नहीं कर सकता था उनके साथ। चौधरी हशमत ने लाइन मुनक़ता की तो उसने भी जस्त लगाकर सुल्तान की पीठ पर सवार होकर उसे एड़ लगाए। वो जल्द से जल्द मतलूबा मकाम तक पहुंचकर काम मुकम्मल करके हवेली लौटने का इरादा रखता था। चौधरी हशमत ने बुलाया था, यकीनन कोई ज़रूरी काम होगा। इसी ख्याल से उसने सुल्तान को इशारा दिया और सुल्तान हवा से बातें करने लगा। शोल्डर कट बालों की ऊंची पोनी टेल बनाए, ब्लू शॉर्ट शर्ट, ऑरेंज शलवार दुपट्टे में बेहद हसीन मुखड़े के साथ बोर होते तासुरात से वो उस बड़े से हॉलनुमा कमरे का बेफिक्री से जायज़ा लेती च्युइंगम चबा रही थी। चौधरी हशमत का हॉलनुमा कमरा तारीखी नवादरात, पीतल और तांबे की आराइशियों ज़ेबाइशी चीज़ों से भरा हुआ था। उनके मजबूत बेड के साथ उनका हुक्का रखा हुआ था। चौधरी हशमत अपनी पगड़ी उतारे हाथ पीछे कमर पर बांधे कमरे में टहल रहे थे। कदीम सीटी पे टांग रखे कूहनी घुटने पे जमाए हथेली के प्याले में चेहरा टिकाए वो कमरे की एक एक चीज़ की गिनती करके फारिग होती तो एक अचड़ती निगाह टहलते हुए चौधरी हशमत पे भी डाल लेती थी। सलाम दाजान, हुक्म आपने याद किया था? शाजिर शमून अपनी वजाहत के साथ चादर शाने पे दुरुस्त करता चौधरी हशमत के सामने सर झुका गया था। ये उसका मखसूस अंदाज था। वालेकुम अस्सलाम, खुश रह पुत्र।
चौधरी हशमत उसके झुके सर पे हाथ फेरकर अपनी मखसूस कुर्सी की तरफ बढ़ गए। पुत्र तो फारिग है अभी? चौधरी हशमत ने कुर्सी पे बैठते उसे भी बैठने का इशारा किया। जी दाजान। वो उनके सामने रखी कुर्सी पर मुअद्दिब होकर बैठ गया। शनाया को उस अकड़ू को इतना मुअद्दिब देखकर हमेशा से बहुत हैरत होती थी। वो सिर्फ बड़ों खसूसन चौधरी हशमत के आगे सर उठाकर बात नहीं करता था, नज़रें भी झुकी रहती थी। शनाया समेत हवेली के तमाम अरकान को यही लम्हे अनमोल लगते थे, वरना तो उसकी उठती सर्द और घसीली नज़र सब पे उठती थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ जाती थी। हवेली में सभी की जान चौधरी जहांगीर के बाद शाजिर शमून के आगे ही निकलती थी। चौधरी जहांगीर उसके चचा जान थे, मगर वो फितरतन उनका परतू था। ये उसके वजूद की दहशत ही थी जो उसे देखते ही कॉन्शियस होकर बैठ गई थी। पुत्र शनाया को कराची छोड़ा, इसकी पढ़ाई का हर जोर है, वक्त को फुर्सत नहीं है कि उसे लेने आ सके, और इसने जाने की जल्दी मचाई हुई है। चौधरी हशमत के बाएं तरफ इशारा करने पे शाजिर शमून ने चौंक कर उस पर नज़र डाली। ये सुनकर के दाजान शाजिर शमून को उसका बॉडी गार्ड बनाकर उसे ड्रॉप करने की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। शनाया का दिल ही जैसे बंद होने लगा, मगर शाजिर शमून की नज़र खुद पे देखकर उसने ज़माने भर की मासूमियत अपने चेहरे पे सजाकर पलके पटपटाकर दुपट्टा शानों पे ठीक करते इस मासूमियत में मज़ीद रंग घोलना चाहा। दाजान, कराची और मैं, वो जैसे मखमसे में फंस गया, मगर चौधरी हशमत को इनकार करने की भी जुर्रत ना थी। वो उसे सूली पे चढ़ने को भी कहते तो वो सवाल किए बिना चढ़ जाता, मगर शनाया का नाम सुनते ही जो बेजारी के रंग उसके चेहरे पे आए वो शनाया की खूबसूरत सी नाक के नथने फुला गए। दाजान, मैं बाय एयर अकेली चली जाऊं, ऑनलाइन बुकिंग? शाजिर शमून की अकाब जैसी निगाह उस सरत से उस पर पड़ी थी कि उससे बात पूरा करना मुहाल हुआ। पुत्र, ये बात तो अच्छी तरह जानती कि ऐसी आज़ादी हवेली की औरतों को नहीं। क्या तू कराची में भी अकेली हर तरफ सफ़र करती है? बात करता हूँ वक्त से, रंग दिखा रहा है उसका शहर में रहना। चौधरी हशमत को भी उसका बीच में बोलना गिरा गुजरा। साथ ही चौधरी वक्त की भी शामत आ गई तो शनाया ने खामोशी में ही आफिया जानी। यहाँ तो सोच समझ कर बोलना पड़ता था। ये ठीक था कि चौधरी वक्त का शुजरा नसब भी उसी हवेली से था, मगर वो सालों से कराची में मकीम थे, पेशे से डॉक्टर थे। उनकी अहलिया शनाया की वालदा माजदा दिया भी डॉक्टर थी। दोनों पढ़े लिखे और रोशन ख्याल थे। उन्होंने दोनों बेटियों शनाया और माहम को रोशन ख्याली से पाला था। वो बस छुट्टियों में हवेली आते थे या हवेली के मकीन कभी कराची आते तो वक्त और दिया की हदायत पे दोनों बेटियां ही बहुत तमीज़ से रहती थी। अभी माहम के कॉलेज और शनाया की यूनिवर्सिटी की छुट्टियां थी। दोनों चौधरी वक्त और दिया के साथ चंद दिनों के लिए आई थी, मगर जुमर बेगम के इसरार पे वो शनाया को छोड़ गए थे कि माहम के कॉलेज का मसला था। वो बेचारी सी शक्ल बनाकर रह गई थी जिस पे वाज़ेह दर्ज था कि वो रुकना नहीं चाह रही थी, मगर दिया ने उसे चुप रहने का इशारा करके रुकने पे मजबूर कर दिया। जुमर बेगम मोहब्बत का इजहार कर रही थी, दिया और चौधरी वक्त से कम कमाने और जल्दी जाने पे गिला कर रही थी। ऐसे में उन्होंने शनाया को कुछ दिन हवेली छोड़ देने का कहा तो दोनों इनकार ना कर सके। शनाया मुंह बसोर कर रह गई। हवेली में काम करना तो कदम कदम पे सोच समझ कर बोलना। शनाया जैसी आज़ाद आज़ाद मंश लड़की के लिए अजाब से कम ना था। उठना बैठना सोना जागना सब दूसरों का तयशुदा था। हवेली में मर्जी का तो सवाल ही नहीं उठता था। वो यहाँ आकर खुद को कैदी तसव्वुर करती थी। ओपलों की महक से उसका जी मतलाने लगता तो उड़ती मट्टी से डस्ट एलर्जी की फिक्र लाहक होकर उसे नाक मुंह पे कपड़ा लपेटने पे मजबूर कर देती थी। हकीकतन वो बहुत नखरीली और नाजुक मिजाज थी। हवेली में सब ट्यूबवेल का पानी पीते थे, मगर वो मिनरल वाटर की जगह दूसरे पानी को हाथ भी नहीं लगाती थी। हवेली में उसकी नखरीली फितरत से सभी आगाह थे, मगर शाजिर शमून को उसके नखरे ज़रा नहीं भाते थे। वो हवेली से बोर हो गई तो उसने वक्त और दिया से कहा कि वो उसे लेने आ जाएं, मगर दोनों की मसरूफियत ने उन्हें इजाज़त ना दी तो उन्होंने उसे मज़ीद कुछ दिन और रहने का मशवरा दिया। जिस पे उसने अकेले आने की बात की तो चौधरी वक्त के साथ दिया ने भी झाड़ पिलाई कि हवेली में ऐसी बात भूले से भी ना कहे। उन्हें चौधरी हशमत के इफ्कार की फ़िक्र थी, लेकिन शनाया से अब ये भूल हो चुकी थी। जल्द से जल्द हवेली से भागने के लिए उसने झूठ मूठ कह दिया था कि उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और हर जो रहा है। सॉरी दाजान, वो मासूम सी शक्ल बनाकर रह गई कि मैं वादा वो उसे छुड़वाने का इरादा ही ना कैंसिल कर दे। जानता हूँ तुम्हें तवील सफ़र पसंद नहीं, लेकिन समहान रात गए ही चकवाल से लौटा है, अभी भी सुबह से निकला हुआ है असफन के काम से, जाने कब लौटेगा, इसलिए ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। चौधरी हशमत ने तफसील से जिक्र करके सब वाजे किया तो वो जो समहान अफंदी का नाम लेने का इरादा रखता था चुप हो गया। दाजान, कल से फसल की कटाई शुरू करवानी है। शाजिर शमू ने दामन बचाना चाहा कि कल समहान अफंदी फ्री होता तो वो इस मुसीबत को ड्रॉप कर देता।
इसकी तुम फिक्र ना करो, वो सामान देख लेगा। चौधरी हशमत ने भागने की ये राह भी बंद कर दी तो उसने सरेंडर कर दिया। जी बेहतर, कब निकलना है? लंबी सांस भर के हथियार डाल दिए। सड़ियल, पोज तो ऐसे कर रहा है जैसे इसे काला पानी की सज़ा सुनाई गई हो। शनाया के वजूद के अंदर जुमला शोर मचाने लगा। उसके साइड पोज से झलकती तीखी नाक को नखवत से देखकर उसने सर झटका। मुंह से कुछ न बोल सकी कि कहीं बदक कर ड्रॉप करने से इनकार ही ना कर दे। अभी आधा एक घंटे में निकल जाओ, तुम्हारी दी जान से कहलवा देता हूँ, वो सुगरा से खाने पीने की चीज़ें भी तैयार करवा कर पैक करवा देंगी। चौधरी हशमत ने जुमर्द बेगम का नाम लेकर मजीद कहा तो वो सर हिलाकर रह गया। जो हुक्म, वो मुअद्दिब था। जाओ शनाया, तुम तैयार हो जाओ, कुछ वक्त है तुम्हारे पास। चौधरी हशमत ने उसकी तरफ रुख किया तो वो खुशी से उछल पड़ी। थैंक्स दाजान, मुझे बस 10 मिनट लगेंगे, मैं अपना सारा सामान पैक कर लिया पहले ही। वो जोश में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। उसके लफ्ज़ों और तासुरात से साफ ज़ाहिर था उसे यहाँ से भागने की जल्दी थी। शाजिर शमून की सर्द नज़रों ने उसके सारे जोश को ठंडा कर दिया था। सुस्त कदमों से चौधरी हशमत के कमरे से निकल रही थी। शाजिर शमून को खबर थी बाहर निकलते उसने मोर की तरह पंख फैलाकर रक्स शुरू कर देना। वो शनाया के सारे रंग बहुत अच्छी तरह पहचानता था। मुंजा टूटी हुई ऐनक लगाए एम्ब्रॉयडरी मशीन में रेशम का धागा डालने में मुनहमिक थी। कितनी ही बार कोशिश के बाद रेशम का धागा सुई में जाने को तैयार होता था। फजर के बाद से जो एम्ब्रॉयडरी मशीन संभालती थी रात गए तक उसकी घरर घरर चलती रहती थी। बस एक धागा सुई के पार करने का अमल ही जोखम का था। उन्होंने दोबारा कोशिश करना चाहिए मगर उनके हाथ से धागा लेकर उनके बराबर बैठकर मावरा याया ने मशीन का रुख ज़रा सा अपनी तरफ किया और अगले ही सेकंड उसने धागा सुई में परो दिया था। अरे वाह, कितनी जल्दी चला गया तुमसे। मुंजा खुश हो गई। उनकी उम्र 40 के लगभग थी मगर चेहरे की मलाहत तो नज़ाकत गवाही देती थी कि वो भी कभी हसीन रही होंगी। कितनी बार कहा है आपसे ग्लासेस बनवा लें, कब तक यूं ही काम चलाएंगी? मशीन का रुख उनकी तरफ करके मावरा उठकर खड़ी हुई। बनवा लूँगी। मुंजा ने हमेशा की तरह आस में रखना चाहा। कब बनवाएंगी? जब इसका दूसरा शीशा भी जवाब दे जाएगा। लाइए मुझे दे, मैं अभी जा रही हूँ ऑप्टिकल शॉप पे, आते हुए तैयार हो गया तो लेती आऊँगी। मावरा ने हाथ बढ़ाकर ग्लासेस उतारना चाहा। कहा ना बनवा लूँगी, अभी ले जाओगी तो काम कैसे करूँगी? ऑप्टिकल वाले इतनी जल्दी कहाँ बना कर देंगे, 2-3 दिन तक दौड़े लगवाएंगे। मुंजा ने चश्मा देने से इनकार किया। ठीक है, आप मेरे साथ शाम को क्लिनिक चलेंगी, आंखें टेस्ट करवाकर नया ग्लासेस बनवा लेंगे। इस तरह पता भी चल जाएगा खुदा न ख्वास्ता बनाई मजीद कम तो नहीं हो गई। उनकी बात मानते उसने उन्हें शाम का प्लान बताया। मुंजा ने सर हिलाया ताकि बात आई गई हो जाए। कहीं जा रही हो? मुंजा ने अपनी हसीन बेटी को बगौर देखा। दुपट्टा सर पे लिए वो तैयार खड़ी थी। चेहरा मेकअप के लवाजमात से आ रही था मगर उस सादगी में भी वो होश रुबा लग रही थी। जी बताया था ना, आज एंट्री टेस्ट है। उसने दुपट्टा ठीक करते बैग की तलाश में नज़र दौड़ाई जो उसे पलंग पे रखा नजर आया। धागा डालते वक्त उसने वहीं रख दिया था। हाँ देखो, मैं भूल गई। जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, बहुत अच्छा हो टेस्ट। मुंजा याद आने पे दुआएं देने लगी। मैं चलूँ तुम्हारे साथ? अकेली घबरा जाओगी। मुंजा की बात पे उसके लबों पे मुस्कुराहट आ गई। मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ जो घबरा जाऊंगी? वो मुस्कुराई। आप फिक्र ना करें, मैं चली जाऊंगी। उसने दिलासा दिया। लेकिन यूनिवर्सिटी कोई करीब थोड़ी है, शहर के दूसरे कोने में है। मुंजा को अब यूनिवर्सिटी की दूरी की फिक्र होने लगी। मुझे अकेली के लिए थोड़ी दूर है, हज़ारों लड़कियां लड़के रोज़ आते जाते हैं। आप फिक्र ना करें, मैं चली जाऊंगी। वो उनका तरद्दुद दूर कर रही थी। सालन मैंने पका दिया, अनुषा आकर रोटियां पका लेगी। आप ना घुस जाइएगा किचन में काम करने। वो तनबीह करते हुए कहने लगी। किराए के पैसे तो हैं ना तुम्हारे पास? मुंजा फिक्रमंद सी हुई। जी हैं, उसने तसल्ली दी। 150 ऊपर ही रखना, क्या मालूम कब रास्ते में इमरजेंसी पेश आ जाए। मुंजा ने कहने के साथ ही दुपट्टे का पल्लू टटोल कर करीब किया। पल्लू के कोने में गिरह लगी हुई थी। मुंजा उसे खोलने लगी थी। जब गिरह खुली तो उसमें से 50 और 100 के 2 नोट निकले। लो रख लो, क्या मालूम कब ज़रूरत पड़ जाए। मुंजा ने रुपए उसकी तरफ बढ़ाए। अम्मा मेरे पास हैं, कल बच्चों की फ़ीस आई थी, उसमें से मैंने 500 रख लिए थे। उन्हें मुतमईन करने के जतन कर रही थी। फिर भी रख लो। मुंजा ने ज़बरदस्ती उसकी हथेली पकड़कर रुपए उसके हाथ में थमाए। मावरा अल्लाह हाफिज़ कहती तेज़ी से दरवाजे की तरफ लपकी थी। मुबादा मुंजा फिर किसी और फिक्र में मुब्तला न हो जाए। मावरा के जाने के बाद मुंजा अपनी बेटियों के लिए फ़िक्रमंद थी। घंटों मेहनत करती हैं मेरी बेटियां और उन्हें क्या मिलता है? कसूर उनका कहाँ है? उन्हें ऐसी नासूद
जिंदगी देने वाली, उनके माथे पे गुर्बत का निशान छोड़ने वाली मैं ही तो हूँ। मुंजा की ज़हनी रूह भटक गई थी। वो कहीं लम्हे तक गुमगश्ता माजी में सफ़र करती रही। सुख, आसाइश, नाज नखरे उठाने वाले क्या कुछ न था उनके पास, मगर क्या किया था उन्होंने। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। एहसास नदामत अब जिगर को काटने लगा था। मशीन को एक तरफ करके वो बेदम सी हो गई थी। जब कभी ये कसक उठती थी, उनकी हालत गैर हो जाती थी। क्या हाल है ब्रो? समहान अफंदी सुबह का निकला, कुछ देर कबल ही लौटा था। शदीद भूख लग रही थी। वो फ्रेश होकर किचन की तरफ जा रहा था कि शाजिर शमून भी चौधरी हशमत के कमरे से निकलता नजर आया। समहान अफंदी का सामना हुआ तो उसने पुरजोश तरीके से विश करते हुए हवा में हाथ लहराकर दोनों के मिलन का डंका बजाया। कहाँ जा रहे हो? शाजिर शमून ने उसके फ्रेश चेहरे की तरफ नजर डाली। सुबह का निकला, वो अभी लौटा था, मगर थकन का शाइबा तक नहीं था उसके चेहरे पे। वो उस वक्त भी हंसता मुस्कुराता उसके रूबरू था। बड़ों से शाजिर शमून एक हद में रहकर मिलता था तो छोटे उसके मिजाज के बाइस खुद ही हद में रहने पे मजबूर थे। उसके सामने किसी की चू की भी हिम्मत नहीं होती थी। वाहिद समहान अफंदी था जो उससे 1-1.5 साल ही छोटा था, मगर दोनों की खूब बनती थी। शाजिर शमून चौधरी हशमत के बाजुओं जितनी अहमियत रखता था तो समहान अफंदी को भी रीढ़ की हड्डी जैसी अहमियत हासिल थी। चौधरी बख्त और चौधरी जहांगीर सालों से कराची में अपनी अपनी फैमिली समेत मुकीम थे। हवेली में चौधरी फिरोज थे जिन्हें जागीरदारी से लगाव तो था, मगर जब से ज़मीन जायदाद और खेतों की देखभाल एग्रीकल्चर में मास्टर्स करने वाले उनके बेटे शाजिर शमून ने अपने कंधों पर ली थी, तब से चौधरी हशमत के साथ चौधरी फिरोज को भी फरागत नसीब हुई थी। वो अकेला ही सब कुछ इतनी अच्छी तरह मैनेज कर लेता था कि उन्हें दखल देने की नौबत ही नहीं आती थी। दूसरी तरफ समहान अफंदी था जो हवेली का जिन कहलाता था। उसके वालिद चौधरी असफन हवेली के सबसे छोटे बेटे होने के साथ बिल्कुल भी जागीरदाराना मिजाज नहीं रखते थे। वो आर्किटेक्ट थे और अक्सर दौरों पे ही शहर शहर घूमते रहते थे, लेकिन समहान अफंदी में दोनों क्वालिटी थी। वो जागीरदारी भी अपनी तरह हैंडल कर लेता था और हवेली के तमाम इंडोर और आउटडोर काम भी सबको उसी का नाम याद रहता था। वो इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। हर मसला चुटकी बजाकर हल करके सबको मखमसे में डाल देता था। जहाँ शाजिर शमून का गुस्सा अजरत ऊद कर आता, वहीं उसकी दानाई से दिए मशवरे पे वो चुप भी हो जाता था। जहाँ उसकी आला वरफा दानाई की बातों से बात दम बनती, फिर वहाँ शाजिर शमून की गोली चलती थी। दिलचस्प लेकिन अलग अलग मिजाज के दो लोग एक दूसरे से हसद और रकाबत रखने की बजाय एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, जिस पे तमाम यंग जनरेशन को हैरत होती थी। सबको समहान अफंदी के लफ्ज़ों के जाल का भी पता था। वो मुकाबिल को ऐसे लपेट लेता था कि अगला मोहब्बत में जान भी दे दे। अपनी अपनी इनफरादियत के बिना पे दोनों पोते चौधरी हशमत की जान थे। डैड ने ज़मीनें देखने का काम सौंपा था, उसी में लगा हुआ था। अभी लौटा, वो गज़ब की भूख लगी, इसलिए मामा को कह दिया था खाना लगा दे, आप अब पेट पूजा करने जा रहा हूँ। समहान अफंदी ने तफसील से गोश गुजार किया। मैं भी इसी मकसद से उसी तरफ जा रहा हूँ, चलो साथ में लंच करते हैं। गो के लंच का टाइम नहीं है। शाजिर शमून ने कलाई में बंधी कीमती घड़ी में वक्त देखते उसके साथ कदम मिलाया। तुमने क्यों नहीं किया लंच? समहान को हैरानगी हुई। वो खाने पीने के मामले में टाइम का बड़ा पाबंद था। खेतों में टाइम लग गया, फिर दाजान के पास बैठा हुआ था। उसने मसरूफियत बताई। अभी आते हुए बड़ी वाह वाह सुनता आ रहा हूँ तुम्हारी। सुना है बड़ी हीरो वाली परफॉर्मेंस दी अपने सुल्तान के साथ। अंदाज शरारती था। शाजिर शमून हंस दिया। ऐसा मंजर कम ही देखने में आते कि वो हंस रहा हो। शनाया समेत सभी को हसरत रही थी कि वो हंसता हुआ कैसा लगता है। मेरी जगह तुम होते तो इससे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते थे, आई एम श्योर। शाजिर शमून ने उसका मान बढ़ाया। छोड़ो यार, तेरे सामने दाल ही नहीं गलती, समहान अफंदी ने मजाकन कहा। अब इतना भी झूठ ना बोल, शाजिर शमून ने घर का। दोनों हंसते मुस्कुराते किचन के डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए थे। शाजिर और दीगर घर के मुलाजमीन उन्हें एक साथ आते देखकर अलर्ट हो गए। हवेली के मर्द हजरात कम ही उस डाइनिंग हॉल में आते थे। खाना और नाश्ता मेन हॉल में ही लगता था, जहाँ सब इकट्ठे ही बड़ी से डाइनिंग मेज़ पे एक साथ बैठते थे। हाँ, समहान अफंदी और शाजिर शमून को वक्त बे वक्त खाने का मौका मिलता था, तो वो दोनों इस बात का ख्याल रखते थे कि क्या अकेले के लिए मुलाजमों की दौड़ें लगवाएं। इसीलिए वो दोनों अक्सर किचन से मलहक हॉल में ही खाना खाना पसंद करते थे। उन्हें देखते ही सुगरा जल्दी जल्दी खाने के लवाजमात मेज़ पर रखने लगे। आज तो बड़ा एहतमाम है। सुगरा भी समहान अफंदी मेन्यू देख के सराहे बगैर न रह सका। शाजिर शमून बिना कुछ कहे अपने मखसूस अंदाज में खामोशी से चीज़ें प्लेट में डाल निकालने लगा। जी, कुछ चीज़ें तो तैयार थी और कुछ अभी तैयार की हैं, शाह के साथ जो जाएंगी।
सुगरा ने फ्रूट सैलेड का बाउल रखते हुए इतला दी। कहाँ की तैयारी है? कोल्ड ड्रिंक अपने ग्लास में अंडेलने के बाद समहान अफंदी अब उसके ग्लास में भी अंडेल रहा था। भले वो उसे आप जनाब भाई नहीं कहता था, बेतकल्फी से दोस्तों की तरह रहता था, मगर एहतराम ज़रूर करता था और यह एहतराम इस हवेली का खासा था। कराची, शाजिर शमून ने मुख्तसरन कहकर ग्लास लबों से लगाया। खैरियत? कबाब को फॉक से तोड़ते वो मुतजस्सिस था। शाहजादी शनाया को ड्रॉप करने, उसने इतने जले भुने लहजे में कहा कि समहान अफंदी का कहका बेसाख्ता था। ऐसा कौन सा लतीफ़ा सुन लिया जो मुंह फाड़ कर हंस रहे हो? इशाल उसी दम किचन में दाखिल हुई थी। दोनों को खुशगवार मूड के साथ लंच करते देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई। ऐसा मंजर कम ही देखने को मिलता था कि हवेली के 2-30 मारखान एक साथ नजर आए। क्या चाहिए मैम? जीना ने मुअद्दिब होकर पूछा। चाय पकाने आई हूँ। अपने हाथ की चाय पीने को दिल चाह रहा था, इशाल ने कहते हुए साइड पर होने का इशारा किया तो जीना मुस्कुराकर पीछे हट गई कि वो अक्सर अपने लिए खुद ही चाय बनाती थी। समहान अफंदी उसे देखता रह गया। रात के 3:30 बजे के बाद अभी शाम को हवेली में घुसा तो उसकी शक्ल देखने को नहीं मिली। जाने कहाँ थी और अब किचन में रौनमाई हुई थी। कितने घंटों बाद ये चेहरा नजर आया था। वो घंटे, मिनट और सेकंड्स भी उंगलियों पर गिनकर बता सकता था। सुगरा भी लोगों से कहिए अगर अच्छी सी चाय पका रही हैं तो मेरे लिए भी बना दे, दुआएं दूंगा। उसने वहीं से ऊंची आवाज़ में सुगरा भी को मुखातिब करके कहा। मकसद उसे सुनाना था। वो कोई अच्छा सा जवाब देकर मुंह बंद करना चाहती थी, मगर शाजिर शमून की मौजूदगी महसूस करके उसे सब्र का कड़वा घूंट पीना पड़ा। उसके तासुरात से समहान अफंदी रज के महजूज हुआ। वो उसकी कैफियत से जान गया था कि अभी शाजिर शमून ना होता तो उसे ऐसा कैसा तगड़ा मुंह तोड़ जवाब मिलना था। मैम, समहान साहब कह दें अपने समहान साहब से, बहरी नहीं हूँ। वो ज़्यादा देर तक फिर भी जब्त नहीं कर सकी। सुगरा ने पैगाम दोबारा नशर करना चाहा। उसने भी उतनी तेज़ आवाज़ से कहा कि वो सुन ले और उसके लबों पे महजूज कुन मुस्कुराहट फैल कर एहसास दिला गई कि वो फैज़याब हो चुका है। क्यों सताते हो उसे? शाजिर शमून ने धीमी आवाज़ में गिरका। उसकी शक्ल ऐसी है, हर वक्त लड़ने मरने को तैयार, कनूती हो जाती है, बोलकर भड़ास निकाल लेती है, ना बोले तो शायद घुट के मर जाए। समहान अफंदी ने बज़ाहिर मुस्कुरा कर लेकिन संजीदगी से जवाब दिया था। शाजिर शमून ने इत्तफाक करने वाले लहजे में सर हिलाया। कह तो ठीक रहे हो, बहुत जुल्म हुआ उसके साथ, बहुत महरूमी आई है उसके नसीब में। शाजिर शमून भी जुमला जोड़ गया। ऐसा कम ही होता था कि वह हवेली के किसी लड़की को यूँ डिस्कस कर रहे हो जो दोनों की ही कज़न थी। एक तो इशाल के साथ सबकी हमदर्दी थी, दूसरे दोनों में दोस्ती भी बहुत थी। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि दोनों ही हवेली की औरतों समेत तमाम औरतों की इज्जत करते थे। कुकिंग रेंज और डाइनिंग मेज़ के दरमियान काफ़ी फासला था। तभी उनकी सरगोशी में की गई गुफ्तगू इशाल और बाकी सब तक नहीं पहुंच सकी थी। वीरे, आपको भी दूँ चाय पियेंगे? उनकी धीमी सरगोशी से बेनियाज इशाल ने ऊंची आवाज़ में शाजिर शमून से पूछा। समान अफंदी तो मुँह फटता खुद कह गया था, ऐसे में उससे ना पूछती तो बद इखलाकी होती। दे दो तो मेहरबानी होगी, शाजिर शमून नरम लहजे में बोला कि अक्सर वो उसके साथ नरमी बरत जाता था। वो हवेली में जितनी तनहा नज़र आती थी उसकी कोशिश होती थी अपनी सगी बहनों की तरह उसकी भी फिक्र करे। जी, वो मुतमईन होकर खौलते पानी में पत्ती डालने लगी। देख लो ब्रो, 1.5 साल छोटा हूँ तुमसे, तुम्हें आप कहकर इज्जत दे जाती है, वीरे कहकर पुकारा जाता है। एक हम है, तुम और तू, जिसका मुकद्दर है। समहान अफंदी ने ठंडी आह भरते जैसे रोना रोया। इशाल चलबला कर रह गई। कैसा शमून के सामने पकड़ा था उसने? क्यों भाई इशाल? शाजिर शमून को भी हैरानी हुई थी। वो कम ही किसी के सामने समहान अफंदी से मुखातिब होती थी, अलावा लड़कियों के हर कोई उसकी तो तू तड़ाक से ना आशना था। वो वीरे, इशाल समहान अफंदी को खा जाने वाली नज़रों से देखते उंगलियां मरोड़ने लगी। कह दो आप जनाब के लायक भी तो बंदा हो। उसके दिल की बात खुद समहान अफंदी ने कहकर उसे मुश्किल से निकाला था। वो जताती हुई नज़र डाल कर रह गई। ये फतवा भी तुमने खुद दिया है, अब उसके लिए भी उस बेचारी को इल्ज़ाम न देना। शाजिर शमून के एहसास दिलाने पे वो मुस्कुराया। इशाल, कराची जा रहा हूँ, कोई पैगाम भेजना है? चचा जहांगीर के नाम तो दे दो। शाजिर शमून खाने से फारिग हो चुका था। चौधरी जहांगीर के नाम पे उसके चेहरे पे मर्दनी सी छाई थी। दोनों से रुख मोड़े चाय मग में डाल रही थी। जो लोग आपके वजूद से ही लाइल्म हो, भूले बैठे हों, जिनके नज़दीक आपका होना ना होना कोई मायने न रखता, उन लोगों को बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने का क्या फ़ायदा? ऐसे बेखबरों को कोई क्या पैगाम भेजेगा वीरे? दोनों के आगे चाय के मग रखकर वो तेज़ी से किचन से निकल गई। आंखें भर आई थी, दर्द आंसुओं की शक्ल में बहने लगा था, जिन्हें सबसे छुपाने के लिए वो तेज़ी से बाहर निकल गई थी।
गलती किसी की, सज़ा किसी की, भुगत ये छोटी सी लड़की रही है, शाज़िर शमून ने दुख से कहा। उसकी इंसाफ पसंद तबीयत अक्सर इशाल के मामले पे बेचैन हो जाती थी। समहान अफंदी की सारी शोखी हवा हो गई। उसकी नज़र शेफ पे रखे मग पे जमी हुई थी। वो अपनी चाय वहीं छोड़ गई थी। ईशान जहाँ, कैसा हुआ टेस्ट? टेस्ट का टाइम ख़त्म हो चुका था। उम्मीदवार अपने अपने पर्चे जमा करवाकर रूम से निकल रहे थे जब अजीज़ ने हाँक लगाई। ईशान जान टी शर्ट में अटका ग्लासेस निकालकर आंखों पे चढ़ा गया था। सेहतमंद चेहरे की सुर्खी, हाथों में मौजूद आईफोन, उंगली में झूलती मर्सिडीज़ की चेन, ब्रांडेड ब्लू जीन्स और टी शर्ट जाहिर कर रही थी कि वो किस क्लास से था। सुपर्ब, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसके इर्द गिर्द कहीं लड़के और एक लड़की आ खड़ी हुई थी। वो सब कुछ इस अंदाज से आकर खड़े हुए थे कि निकलने का रास्ता ब्लॉक हो गया था। मावरा भी टेस्ट से फ्री होकर अपनी चीज़ें समेट रही थी। उन सब की पुरजोश आवाज़ पे उसने एक नज़र उनके ग्रुप पे डाली। चलती फिरती ब्रांड का मुरक्का बने शख्स की पुश्त उसकी तरफ थी। यानी लिस्ट के टॉप 3 में तुम्हारा नाम आने वाला है? किसी ने उसे चिढ़ाया। नो डाउट अबाउट इट, लेकिन टॉप 3? नो माय डियर, टॉप ऑफ द लिस्ट मेरा ही नाम आएगा, उसने गरूर से करते हुए कहा। अभी अभी सब टेस्ट से फ्री हुए थे और सबने रिजल्ट की पेशन गोई भी शुरू कर दी थी। मावरा ने उनकी आवाज़ों से सर झटक कर चीज़ें बैग में मुंतकिल करने का काम अंजाम दिया। और जो ऐसा ना हो सका, उनमें से एक ने डराना चाहा। यार, आजकल लड़कियां हर फील्ड में टॉप पे हैं और MBA तो लड़कियों का क्रेज़ बन चुका है। इतनी खपती पढ़ाकू होती हैं कि मुझे तो डर है टॉप 3 में इस बार लड़कियां ही बाजी ना मार जाएं, दूसरे ने खदशा जाहिर किया। मिडिल क्लास लड़कियों को बड़ा तीर मारने का शौक होता है। बेचारियों को एक ही आस होती है कि पढ़ लिख कर डिग्री ले और अच्छी सी जॉब मिल जाए जिसे करके वो अपने हालात सुधार ले। पागल लोग, फजूल क्लास, वो हद दर्जा इस्तज़ाई अंदाज में गोया था। सभी अगाते कि वो बिगड़ा रही ज़्यादा मिडिल क्लास से किस कदर चिढ़ता था। उसके तजुर्बे पे मावरा बुरी तरह चौंकी। उसके लहजे में इस्तज़ा का रंग देख कर उसे गुस्सा तो बहुत आया, मगर जब्त कर गई। अब उसके ग्रुप ने वॉक शुरू कर दी थी। सब इस तरह लाइन बनाकर चल रहे थे कि कॉरिडोर बिजी हो गया था। पीछे आने वाले को आगे निकलने का रास्ता मिलना मुश्किल था। मावरा अभी क्लास से निकल आई थी, मगर उनके ग्रुप के खरामा चहलकदमी से उसकी चाल सुस्त हो गई थी। अजीब लोग हैं, मिडिल क्लास के बाहर निकलने के इतने शौकीन, मगर घर से बाहर निकलते वक्त फटफटी बाइक चलाने से पहले उसकी मेंटेन चेक नहीं करते। अक्सर तो उनकी बाइक का पेट्रोल ही ख़त्म हो जाता है। बीवी बच्चा कंधे से लगाए पीछे पीछे चल रही होती हैं और मियाँ बाइक को घसीटता पेट्रोल पंप ढूंढता फिरता है। अक्सर ही ये मंजर सड़क पे देखने को मिलता है। ईशान जहाँ अपने मुशाहिदे की रोशनी में बोल रहा था, उसकी बात के इख्तिताम पे ग्रुप ने कहका लगाना ज़रूरी समझा था। 100% दुरुस्त, किसी ने दाद दी। उनके पीछे बहालत मजबूरी सुस्त कदमों से चलती मावरा का उनकी बकवास पे खून खौलने लगा था। वो उनकी फजूल गोई से मुस्तफ़ीद होने का कोई शौक़ नहीं रखती थी, मगर वो सब यूं चींटी की रफ्तार से लाइन में चल रहे थे कि मावरा की समाअत तक सारी बातें पहुँच रही थी। मिडिल क्लास के लिए इतना बुग्स, और जो किसी मिडिल क्लास ने तुझसे बाजी ले ली फिर क्या करेगा? अजीज़ ने ध्यान वापस टेस्ट रिज़ल्ट की तरफ लगाया। क्लास में लड़कियां तो बहुत ही कम थी, उनमें से कोई मिडिल क्लास से थी क्या? उनके ग्रुप की इकलौती लड़की इंशरा ने सवाल उठाया। वो भी हुलिये से ब्रोकन फैमिली से ही लग रही थी। मैंने तो इतना ध्यान नहीं दिया, कोई मिडिल क्लास की टॉपर ही क्यों ना हो, मुझसे आगे नहीं निकल सकेगी। मैं ईशान जाऊँ और मुझे हारना इन 2% की लड़कियों के बस की बात नहीं है। ईशान जहाँ की लिमिट को क्रॉस करती बकवास ने मावरा को सर था पैर सुलगा दिया था। उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। एक्सक्यूज़ मी गाइस, उसकी आवाज़ गुस्से से कुछ ज़्यादा ही ऊंची हो गई थी। तभी उन सबके कदम बेसाख्ता रुके थे और सबकी मुड़ी गर्दन इस बात का सबूत थी कि उसकी आवाज़ में गैर मामूलीपन नुमाया था। आसाइशों और दौलत में खेलने वालों के एक एक मेंबर ने सर से पांव तक उस पर नज़र डाली। उसकी मामूली चप्पल, उसके पहले फीके रंगों वाला सूट, बस कहीं चमक थी तो चेहरे पे, रंग थे तो आंखों में, वो भी गुस्से के। सब उस पर नज़र जमाए खड़े थे। मावरा गुस्से के तासुरात लिए पुरएतमाद उन सब के मुकाबिल आन खड़ी हुई। यह आप सबका पार्क नहीं है जिसमें आप सब पिछले 7 मिनट से चींटी की रफ्तार से वॉक करने में लगे हुए हैं, पीछे आने वालों का रास्ता ब्लॉक करके। आप सबको भले जल्दी ना हो, मगर दूसरों को है। वो गुस्से से गोया हुई। सबने अचंभे से उसकी जुर्रत को देखा। ईशान जहाँ ने आंखों पे चढ़ा ग्लासेस उंगलियों की मदद से सर पे मुंतकिल किया। एक्सक्यूज़ मी,
वो उन सब पे एक सख्त नज़र डालकर तुर्श लहजे में कहकर अजीज़ को रास्ता देने का इशारा कर रही थी। अजीज़ ने सरस से लाइन तोड़ दी थी और वो रुख मोड़कर तेज़ी से उन सब के बीच से निकल गई थी, कुछ इस तरह कि किसी से टच ना हो सके। कौन थी ये तीखी मिर्च? उसके जाने के बाद सोहेल की ज़बान में सबसे पहले खुजली हुई। आई थिंक ये हमारे साथ टेस्ट दे रही थी, इंचरा ने जहन पे जोर देते हुए कहा। लो, तुमने मिडिल क्लास को याद किया और मोहतरमा आ भी गई सामने। चेहरे और कपड़ों से तो पक्की कच्ची आबाद वाली लग रही थी। सईद ने भी लब कुशाई की। ईशान जहाँ की नज़रें दूर जाती मावरा पे थी, जो दाएं तरफ मुड़कर उसकी नज़रों से ओझल हो गई थी। अब देखते रहो। उस वक्त तो कुछ बोला नहीं गया जब मोहतरमा आग बगोला हो रही थी। अजीज़ ने ईशान जहाँ को रगी था, उसके तेवर संजीदा हो गए थे। तुमने कौन सा तीर मार लिया? उसके इशारा करते ही दीवार से लग गए। सईद ने अजीज़ को आड़े हाथों लिया। हाँ तो इतने गुस्से में थी तुम सब तो उसे देखने में मसरूफ़ थे, और जो वो मुझे कुचलती गुजर जाती फिर? अजीज़ ने मासूम बनते हुए कहा तो सब फरमाइशी नज़रों से उसे देखने लगे। अकड़ कितनी थी उसमें, ज़बान तो होती ही लंबी है मिडिल क्लास लड़कियों की। इंचरा ने भी नागवारी से कहकर मुंह बनाया। तुम क्यों चुप हो? तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया? सईद ने ईशान जहाँ की खामोशी पे चोट की। ये खुद को बादशाह अकबर समझकर मोहतरमा को अनारकली की तरह दीवार में चुनवाने का सोच रहा है। सोहेल जो उसका मिजाज आशना था, क्यास किया, सब हंसने लगे। ईशान जहाँ को मावरा का अंदाज नहीं भूल रहा था। इतनी अकड़, इतनी रौनक और कितने गुस्से से वो उसे मुखातिब कर गई थी, और यहीं उसे अपनी शान के खिलाफ लगा था कि कोई उससे ऊंचे सुरों में बात करके चला जाए और वो मुंह देखता रह जाए। उसकी सुलगती नज़रें उन्हीं राहों पे जमी थी जिनसे गुजर कर वो गई थी। बीजान, रात के खाने के लिए मेन्यू बता दे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पकवाऊँ। आप कहिए तो गोभी पालक गोश्त पकवा लूँ। फ़ायज़ा हवेली की बड़ी बहू चौधरी फ़िरोज़ की बीवी थी। ज़ुमर्द बेगम के बाद हवेली में किचन के अमूर पे उनकी ही हुक्मरानी में खाने तैयार होते थे, जिनमें वो अक्सर सबसे छोटी देवरानी फरियाल को भी शामिल कर लेती थी। उनकी यही दानाई हवेली को देवरानी और जेठानी की चपकलिश से दूर रखती थी। यूँ तो हवेली की 4 बहुएँ थीं, मगर 2 कराची में मकीम थी। हवेली में बस फरियाल और फ़ायज़ा ही होती थी और उनकी औलादें। उस वक्त शाम की चाय से फरागत का वक्त था जब फ़ायज़ा ने रात के मेन्यू के लिए इस्तफ़सार किया ताकि वो तैयारी शुरू करवा सकें। हॉल में ज़ुमर्द बेगम अपने मखसूस अंदाज में तस्बीह लिए बैठी थी। लड़कियां अपने अपने कामों में मगन थी। कोई LED रोशन किए अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रही थी, तो कोई नेट पे बिजी थी, कोई असाइनमेंट की तैयारी में जुटी हुई थी। फरियाल भी उस वक्त हॉल में दाखिल हुई थी। भाभी जान, सुगरा मेन्यू पूछ रही है। फरियाल किचन से पैगाम लेकर आई। यही मसला लिए तो मैं बीजान के पास आई हूँ। रोज़ रोज़ क्या पकाऊँ, ये भी एक अलग दर्द सर है। फ़ायज़ा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो फरियाल ने भी टुकड़ा लगाया। दर्द सर? मुहम कहिए भाभी जान। वो मुस्कुराकर ज़ुमर्द बेगम के करीब ही टिक गई। चची जान, आप पे भी समहान भाई का रंग चढ़ता जा रहा है, हर बात का बरमहल जवाब मिल देती हैं। यमुना फरियाल की जुमलेबाजी से बेहद महजूज होती थी। उस वक्त भी बेसाख्ता सराहा गई। क्यों नहीं होगा लड़की, मगर तुम जुमला उल्टा बोल गई। उस पे मेरा असर है, आखिर को माँ जो हूँ उसकी। फरियाल ने मज़ा लेते हुए तस्हीह की। अगर जो आप किसी को ना बताएं तो कोई यकीन ना करे कि आप समहान की माँ हैं। बहुत छोटी लगती हैं चच्ची जान। दीदा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। लड़कियों, अब चढ़ाने की नहीं हो रही। तुम्हारे चच्चा जान ने सुन लिया तो खूब मजाक उड़ाएंगे। कल ही कह रहे थे अभी तक 16 साल लड़कियों की तरह कदघड़े लगाती हो। दामाद और बहू लाने की उम्र में फ़कत इतना जुर्म हुआ मुझसे। उन्होंने पानी मांगा और मैं दौड़ कर ले आई। फरियाल ने मुंह बसूरते हुए कहा तो लड़कियां उनके दिलचस्प अंदाजे बयां पर हंस दी, मगर धीमी आवाज़ से कि हवेली में ऊंची हंसी की इजाज़त न थी। हाँ तो इतनी तेज़ रफ्तारी दिखाने की तुम्हें ज़रूरत क्या थी मेरे देवर को? फ़ायज़ा ने भी महजूज होते हुए खबर ली। वो क्या है ना भाभी जान, बीजान ने एक बार कहा था कि मियाँ के मुंह से बात निकलने से पहले ही वो हुक्म बजा लाओ। वो तो जब पानी का गिलास दौड़ कर ले आई तो आपके देवर ने सर पे हाथ मार कर कहा, नेक वक्त पहले पूरी बात तो सुन लेती, पानी लेने दौड़ लगा दी। मैं पूछ रहा था पानी आ रहा है शावर में। तौबा है। ज़ुमर्द बेगम भी मुस्कुराए बिना न रह सकी। लड़कियों की हंसी बेसाख्ता थी। तुसी कमाल हो चच्ची जान, शाज़मा ने भी सराहा। फरियाल मुस्कुराकर शाने अचका गई। तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज़ में तो मेन्यू का मामला ही दब गया। फ़ायज़ा को अपना दुखड़ा याद आया। बताइए बीजान, फिर पकवा लूँ गोभी पालक गोश्त? फ़ायज़ा फिर ज़ुमर्द बेगम के सर हुई। पालक और गोभी ज़ोद हज़म सब्जियाँ हैं, रात को न पकवाऊँ तो अच्छा है, कल दिन में पकवा लेना। अभी मिक्स सब्ज़ी पकवा लो, लेकिन सब्जियों का इंतखाब देख कर करना बेहतर। फ़ायज़ा ने बेइत्तेफ़ाक़ के अंदाज में सर हिलाया।
साथ भुना बकरा बनवा लो और मछली फ्राई करवा लो, किसी का मुंह नहीं बनेगा खाने पे। जुमर्द बेगम ने मेन्यू गोश्त गुजार कर दिया। ठीक कह रही हैं बीजान, किसी को बकरा नहीं खाना तो किसी को मछली की याद आती है। फरियाल ने भी तायद की। फ़ायज़ा ने भी शुक्र की सांस लिया कि मसला हल हुआ। वैसे भी शाह तो होगा नहीं डिनर पे, उसी के बड़े नखरे होते हैं। फ़ायज़ा मुतमईन थी। कहाँ जा रहे हैं शाह भाभी जान? और ये इशाल और शनाया नज़र नहीं आ रही? फरियाल ने सवाल के साथ दोनों की गैर मौजूदगी महसूस की। उनका ख्याल था वो कोई चाइनीज़ डिश बनवाने का भी मशवरा दे दे। शनाया को देसी खाने ज़रा कम ही पसंद आते थे। ओके गाइस, मैं जा रही हूँ। इससे पहले कि फ़ायज़ा को जवाब देती, शनाया अपना बैग उठाए हॉल में दाखिल हुई। सभी उसे देखने लगी। वह आखिर मुकदमा जीत ही गई। ज़रिश वाकिफ़ थी कि वह जाने के सिलसिले में चौधरी हशमत से बात करने गई थी और अब वापसी की नवीद सुना रही थी। जा रही हूँ, किसके साथ? रुकती ना कुछ दिन मज़ीद? फरियाल उसे गले लगाए इसरार कर रही थी। शाजिर शमून उसे कराची छोड़ने जा रहा है। फरियाल तुम ज़रा सुगरा से पूछो, उससे मैंने जो चीज़ें तैयार करने की हदायत की थी उसने शाजिर शमून की गाड़ी में रखवा दी। जुमर्द बेगम इतला देकर उन्हें जिम्मेदारी भी सौंप गई तो बहुत सारी लाकर किचन की तरफ चल दी। लड़कियां उसके इतनी जल्दी जाने पे गिले शिकवे कर रही थी। बिलाशुबा उन सबसे उसकी बेहद दोस्ती थी, मगर यहाँ का माहौल उसे ज़्यादा देर उनके साथ रहने नहीं देता था। तुम सब आओ जल्दी से कराची, फिर मिलकर बहुत मज़ा करेंगे, वो सबको दावत दे रही थी। दाहजान कहाँ हमें हवेली से बाहर रुकने की इजाज़त देते हैं? शाज़मा ने मुँह बनाया। हवेली की दो अहम हस्तियाँ अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ कराची में मकीम थी, मगर इसके बावजूद उन सब का कम ही चक्कर लगता था। 2-3 दिन रुकना तो दूर की बात, उन सब का वहाँ के होटल्स और तफरीह मकामात का सुनकर जी चाहता था कि वो भी एंजॉय करें, मगर हवेली की औरतों को बिला ज़रूरत बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। बात तो करके देखो। क्यों नहीं देंगे इजाज़त दाजान? किसी गैर का घर थोड़ी है, दोनों चचुआओं का घर है वहाँ। कभी हमारे यहाँ रुको, कभी जहांगीर चचा जान की तरफ। वो पुरजोश अंदाज से सबको समझा रही थी। बीबी जी, शाजिर शमून कह रहे हैं अगर आप 2 मिनट में आकर नहीं बैठी तो वो गाड़ी को लॉक कर देंगे और ड्रॉप करने भी नहीं जाएंगे। शनाया सबसे बातें बगाड़ रही थी। जब चौकीदार ने आकर मनोअन पैगाम पहुंचाया, वो यकीनन गाड़ी में बैठा उसका मुंतजिर था। ये शाह भी ना, निदा के साथ यही पैगाम सुनकर सभी हंसी थी। वो सबके सामने फीकी सी पड़ गई। जाओ बेटा, वैसे भी अंधेरा फैलने वाला है, क्या ही अच्छा होता जो तुम कल सुबह ही निकलती। खैर उनका हुक्म है, जाओ। जुमर्द बेगम उसके सर पे हाथ फेर गई तो वो भी जल्दी से फ़ायज़ा की तरफ मुड़ी। सब उसे छोड़ने काफ़िले की सूरत में पार्किंग एरिया तक आए थे। मुलाजिम ने उसका सामान पहले ही गाड़ी में रख दिया था। शाजिर शमूल लैंड क्रूज़र की ड्राइविंग सीट पे बड़ा जमान गालबन गुस्से में था। समहान अफंदी भी पीछे आ खड़ा हुआ था। हाय समहान, थैंक्स फॉर योर कंपनी, शनाया बेसाख्ता उसे कह गई। कंपनी इतनी अच्छी लगती तो आप इतनी जल्दी जाने का फ़ैसला कहाँ करती? समहान अफंदी ने जैसे चिढ़ाया। आप होते कब हैं हवेली में हजूर, आपके तो दौरे ही ख़त्म नहीं होते। शनाया उसकी हम उम्र थी, दोनों में दोस्ती भी खूब थी। समहान अफंदी इस गिले पे मुस्कुरा के रह गया कि ऐसा तो वाकई था, वो सच ही कह रही थी। इशाल कहाँ है? उसे तो खुदा हाफिज़ कह दूँ। शनाया ने मतलाशी नज़रों से सबके चेहरे देखे। समहान अफंदी ने आते ही एक नज़र में जांच लिया था कि क्या मिसिंग है। जाने वो कहाँ है, देर हो जाएगी, तुम बैठ जाओ गाड़ी में। फ़ायज़ा शाजिर शमून के तेवर देख रही थी, जो शायद चौधरी अशमत और सबकी मौजूदगी के बायस खुद पे जब्त कर रहा था। शाह, जहांगीर की तरफ भी चक्कर लगा लेना, उसे कहना जल्दी आकर शक्ल दिखा जाया करे, ऐसी भी क्या लातल की। फ़ायज़ा की हदायत पे शनाया झट फ्रंट सीट पे बैठ गई तो शाजिर शमून गाड़ी से उतरकर चौधरी अशमत तक आया। चौधरी अशमत के लहजे का दुख शाजिर शमून को हमेशा ही महसूस होता था, जो सिर्फ चौधरी जहांगीर के लिए था। जी बेहतर दाजान, कह दूंगा, वो सादतमंद से बोला। दुआएं पढ़कर सफ़र का आगाज़ करना। फ़ायज़ा माँ होने के नाते तवील सफ़र पर मुतवक्किर थी। जुमर्द बेगम दुआएं पढ़ रही थी। जब उसने उनके आगे सर झुकाया तो उस पर फूंके मारकर वो दुआएं देने लगी। रब की ईमान में, ओके ब्रो, तवील सफ़र है, कीप ऑन टच। समहान अफंदी गोया हुआ वो मुस्कुराकर ड्राइविंग सीट पे आ बैठा। मुलाजिम पहले ही खाने पीने की चीज़ों और तोहफे तोहफ़ से गाड़ी को भर चुके थे। हवेली से कोई खाली हाथ जाए, ये हवेली की रवायत नहीं थी। बाय एवरीवन, बाय बाय। गाड़ी गेट से निकल रही थी जब शनाया सबको अलविदाई हाथ हिला रही थी। शाजिर शमून बुरी तरह जल गया। अगर इतना ही अफसोस हो रहा है उन्हें छोड़कर जाने का तो गाड़ी वापस अंदर ले लेता हूँ। वो पहले ही काफिले की सूरत में उसे आते देखकर सुलग गया था, अब भी उसका अंदाज उसे आग लगा गया तो वो चुप न रह सका और शनाया दबक सी गई कि कहीं वो गाड़ी अंदर ही ना ले जाए। बाय के लिए लहराता हाथ उसने मरे मरे अंदाज में नीचे कर लिया।
गाड़ी गेट से निकल गई और अपने सफ़र पे जन से गामजन हो गई थी। खतरनाक हद तक इंतहाई स्पीड पे शनाया ने बेचारगी से उसकी तरफ डरते डरते देखा, फिर नज़रें सड़क पे जमा दी। दुआ गो थी कि वो सही सलामत घर पहुंच जाए। गाड़ी निकलने के बाद सब अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गए थे। जरगुल खान गेट बंद कर रहा था। समहान अफंदी ने निचला लब दांतों तले दबाए, ताहिराना निगाह छत से लेकर लॉन तक डाली। उसे खबर थी वो इस वक्त कहाँ होगी। तो ये थी इसकी पहली एपिसोड, और मैं उम्मीद से कह सकती हूँ कि मेरी तरह आप लोगों को ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे इस तरह के नावल्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं यार। मतलब कि फैमिली बेस्ड, इस तरह के हवेली बेस्ड, कज़न्स बेस्ड, आई लव दीज काइंड ऑफ नावल्स। और मेरी बहन ने कहा था कि तुम्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इस तरह के नावल्स का मैं यार कब से इंतज़ार कर रही थी कि कोई मुझे मिले। मैंने जब ये पढ़ा था इकरा सगीर अहमद का, वो भी थोड़ा इस टाइप था, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब थोड़ा नॉर्मल था। लेकिन ये वाला बाय गॉड बहुत मज़े का है, और यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा, मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। तो आप लोगों ने गैप नहीं लेना, साथ साथ सुननी है। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि मैं 1 घंटे के आप लोगों को एपिसोड्स दूंगी। 1 घंटे इन द सेंस कि अगर 2 पार्ट्स में आया तो 30-30 मिनट की होंगी, तो वो 1 घंटे तक ही की एपिसोड होंगी। इससे ज़्यादा ये होगा कि अगर मैंने पूरा नावल रिकॉर्ड कर लिया तो 3-3 एपिसोड्स आपको डेली बेसिस पर मिल जाएंगी। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन अभी मैंने पहली एपिसोड 1 घंटे की दी है, ताकि आप लोगों को थोड़ा कहानी समझ आ जाए, थोड़ी कहानी की स्टोरी का पता चल जाए। कहानी की स्टोरी का पता चल जाएगा। वाह, क्या क्या अल्फाज का चुनाव करती हूँ मैं, मुझे बिल्कुल बोलना नहीं आता। मैं कभी भी सही से अल्फाज का चुनाव नहीं कर सकती, मैं बस लिखे हुए को सही पढ़ सकती हूँ। तो खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, कज़न्स ही कज़न्स हैं, और हल्ला गुल्ला है, हवेली है, रूड हीरो ही हैं, जैसे कि हमारे वो अक्सर नॉवेल्स होते हैं। और एक वो गरीब, और मुझे लगता है उसमें उनकी बहन होगी, वो उसकी बहन ही होगी, मुंजा, मुझे लग रहा है कि इनकी बहन है। वो ऐशो आराम में गुजरे, और फिर वो उसका उधर से टाकरा, वो भी ईशान है ना उसका नाम, हाँ, वो उसका कज़न मुझे लग रहा है। कहानी अच्छी जाएगी यार, कज़न्स की है, फड्डे होंगे यहाँ पर। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।